Hello, good morning to you all. I am Dr. Amnu Bhai Soni again with you to continue the discussion on different type of the writs, particularly on public interest litigation. आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि हमारी पिछली मुलाकात में जब हम रिट के प्रकारों पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि हमारी जब अगली मुलाकात होगी तो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर, जनहितवाद पर या लोकहितवाद पर चर्चा करेंगे। आज उसी चर्चा के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए हितकारी होगी, लाभदायक होगी। आपने नाम सुना होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोकहितवाद या जनहितवाद। ये लोकहितवाद का अर्थ होता है कि एक ऐसी याचिका, एक ऐसा रिट या ऐसा आवेदन जो उच्च और न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सामने किसी जनहित को लेकर के दायर किया जाता है। देखिए, इसके पहले जो हमने आपसे 5 प्रकार के रिट पर चर्चा की थी, उन्हीं 5 प्रकार के रिट PIL में भी होते हैं। कोई अलग से PIL, कोई अलग से रिट नहीं है। लेकिन जब आप इसे अपने व्यक्तिगत हित के लिए न लगा करके जनहित के लिए लगाते हैं, जनहित में कोई उपचार प्राप्त करने के लिए जब आप इस प्रकार की याचिकाओं का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार की याचिकाओं के माध्यम से जब आप रिलीफ चाहते हैं, उपचार चाहते हैं, रेमेडी चाहते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं जनहित याचिका या लोकहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये एक प्रकार से जो हमारे रिट हैं, जो याचिकाएं हैं, जिसके माध्यम से हम उपचार प्राप्त करते हैं, जो 5 प्रकार के रिट की जो चर्चा हमने पिछले अपनी बैठकों में की थी, उन्हीं रिटों का जब उपयोग हम अपने व्यक्तिगत हित के लिए न करके जनहित के लिए करते हैं, तब कहा जाता है कि हमने कोई जनहित याचिका दायर की या हमने कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट के सामने मूव किया। इसी पे आज चर्चा करते हैं। जनहित तो आप जानते हैं, जिसमें जनता का हित हो, आम लोगों का हित हो, और आम लोगों के हित से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं होती है। उन समस्याओं को सुलझाने के लिए जब आप प्रतिनिधि के रूप में, आप एक जनता के एक प्रतिनिधि के रूप में, आप भले चुने गए प्रतिनिधि ना हो, लेकिन आप सामाजिक सरोकार रखते हैं, जनता के हितों के लिए सोचते हैं, और ऐसे जनहित के मुद्दों को सुलझाने के लिए, उस पर उपचार प्राप्त करने जब आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं रिट के माध्यम से, तो कहा जाता है कि आपने जनहित याचिका दायर की, आपने लोकहितवाद जो है न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। अब ये कैसे, कब शुरू हुआ, इसका क्या इतिहास है और किस तरह से ये इस पर आज की स्थिति पे पहुंचा है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रोमन लॉ में एक शब्द है एक्सियो पॉपुलरिस। रोमन का शब्द है एक्सियो पॉपुलरिस। इसका मतलब होता है जनहित के मुद्दे जिस पर कोई आवेदन दिया जा सकता है, जिसकी तरफ न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है, ताकि न्यायालय विधायिका को, कार्यपालिका को ये आदेश जारी करे, एक प्रकार से निर्देश जारी करे कि इन जनहित के मुद्दों को सुलझाया जाए। इस पर यथासंभव, यथाशक्ति जो राज्य है वो कार्यवाही करे, ताकि आम जनता की समस्याओं को दूर किया जा सके। ये रोमन जो लॉ है, उस रोमन लॉ का कंसेप्ट है एक्सियो पॉपुलरिस। अब देखिए, भारत में 1976 में सबसे पहले मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई के मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने इस कंसेप्ट को इस्टेब्लिश किया था। हालांकि उन्होंने उसका कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन उनका जो एक्सप्लेनेशन था वो इसी ओर था कि हम प्रतिनिधिवाद का विकास करें, और उसमें हर व्यक्ति को, हर संस्था को इस बात का हम छूट दें कि वो जनहित में जो मुद्दे हैं वो न्यायालय के सामने ला सकें, है ना। उसमें जरूरी नहीं है कि उनका कोई व्यक्तिगत हित सम्मिलित हो। यदि जनहित में कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो वो एक प्रतिनिधि के रूप में उस बात को न्यायालय के सामने ला सकते हैं याचिका के माध्यम से। कहाँ लाएंगे? तो उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत। तो ये सबसे पहली बार इसी कृष्णा अय्यर साहब ने, जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने
इसी बम्बई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई के केस में इस कंसेप्ट को इस्टेब्लिश किया था। बाद में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस D.A. देसाई के द्वारा इसको और भी ज़्यादा विकसित किया गया, डेवलप किया गया। आपको एक बात मैं याद दिला दूं, 1984 में 3 दिसंबर की रात भोपाल में एक बड़ी त्रासदी हुई थी। 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में एक गैस लीक हुआ यूनियन कार्बाइड कंपनी से। मिथाइल साइकोनेट गैस का वहाँ पर से लीक हुआ और उस गैस लीक के कारण कहा जाता है कि जो सरकारी आंकड़े हैं उनको छोड़िए, जो और सर्वे में और भी जो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई थी, करीब 20,000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों लोग स्थायी रूप से बीमार हो गए। यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, मल्टीनेशनल थी, उसका हेडक्वार्टर USA में था। भारत सरकार ने एक 1985 में एक कानून बनाया जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड भोपाल गैस ट्रेजेडी प्रोसेस ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985, और इस एक्ट के माध्यम से भारत सरकार ने उन लोगों का प्रतिनिधित्व किया जो लोग इस गैस त्रासदी से पीड़ित थे और जो जिनके परिवार के लोग मर गए थे, जिनके परिवार के लोग स्थायी रूप से बीमार हो गए थे, जो लोग जिनके परिवार को क्षति हुई थी, ऐसे परिवार वालों को यूनियन कार्बाइड से रिलीफ दिलवाने के लिए सरकार ने जो वाद दायर किया इस एक्ट को पारित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में और अमेरिकन कोर्ट में, ये जनप्रतिनिधिवाद या लोकहितवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आगे अपन देखेंगे तो अपन पाएंगे कि इस पूरी थ्योरी के पीछे, ये जो जनहितवाद की जो थ्योरी है, इसके पीछे मूल रूप से सरकार की जो जन कल्याण की का जो सिद्धांत है वही इसमें निहित है। अब देखें कि आपको यदि आप लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, यदि आप विधि के छात्र हैं तो जरूर रखते होंगे, एडवोकेट हैं तो आपको तो पूरा इसका ज्ञान होगा। लॉ ऑफ टॉर्ट में एक मैक्सिम है, उबी जस इबी रिमेडियम। इसका अंग्रेजी में मतलब होता है कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। इसका यह मतलब है कि जहां पर आपके पास कोई कानूनी अधिकार है, हम कानूनी अधिकार की बात करेंगे, कि जहां पर आपके पास कोई कानूनी अधिकार है वहां उसके साथ उपचार भी उपलब्ध होता है। वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। एंड आई मीन टू से, इफ यू होल्ड एनी काइंड ऑफ द लीगल राइट, then you are entitled for getting remedy in case of violation of such right। यदि आपके पास कोई कानूनी अधिकार है तो उस अधिकार के साथ उपचार भी उपलब्ध होता है। ये लॉ ऑफ टॉर्ट का अपकृत विधि का बड़ा स्टेब्लिश थ्योरी है, स्टेब्लिश कंसेप्ट है। अब आप इसको देखें तो आप पाएंगे कि अधिकार के प्रति, अधिकारों के उल्लंघन के प्रति उपचार तो उपलब्ध है ना। अब वो चाहे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो, चाहे वो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो, चाहे वो किसी भी जो साधारण कानून है अदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कानून है, एपेक्स लॉ है आपके देश का। तो संवैधानिक अधिकार तो जो है वो तो बड़े अधिकार हैं आपके, लेकिन संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ आपको मानव होने के कारण कुछ मानवीय अधिकार, मानव अधिकार भी मिले हुए हैं। कुछ मानव अधिकारों को आपके देश में हमारे संविधान ने मूल अधिकारों के रूप में भी मान्यता दी है, और कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो आपको संविधान के अतिरिक्त जो और भी जो साधारण कानून है उस कानून के अंतर्गत वो आपको अधिकार मिले हुए हैं। तो ऐसे अधिकार जहां पर भी हैं वहां पर उनके उल्लंघन की दशा में उपचार भी उपलब्ध होता है। कहने का मतलब ये कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जहां पर भी आपके पास कोई कानूनी अधिकार है वहां पर उस अधिकार के उल्लंघन की दशा में आपको उपचार उपलब्ध होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या आप ऐसा उपचार प्राप्त करने के लिए सिस्टम से आपको उपचार मिलेगा, न्यायालय से आपको उपचार मिलेगा। लेकिन यदि आप समाज के उपेक्षित, निर्बल, असहाय, दीनहीन वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, आप सामाजिक रूप से शोषित हैं या निर्बल हैं या किसी दबाव में हैं या अन्य भी आपके साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है जिनके कारण आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते और
अपने आपके अधिकारों का निरंतर उल्लंघन हो रहा है। आपके समान और तमाम एक पूरा वर्ग है जिसके इस प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और वो वर्ग अपनी सामाजिक स्थिति के कारण, अपनी निर्बलता के कारण, अपनी आर्थिक अक्षमता के कारण, अपने निम्न सामाजिक परिस्थितियों के कारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ है। तो क्या उसे उपचार नहीं मिलेगा? इसी समस्या को उसका समाधान करने के लिए इस लोकहितवाद का विकास हुआ कि भाई जो लोग अपनी आवाज न्यायालय तक नहीं पहुंचा सकते, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए चिल्ला नहीं सकते, है ना, तो क्या वो उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं होगी? भाई सक्षम लोग हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं, बाहुबली लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके लिए अदालतों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और वो बहुत आसानी से अपनी बात न्यायालयों के सामने रखते हैं, उन्हें उपचार भी मिलता है ना, और वो न्यायालय की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरी करने में भी सक्षम होते हैं, संसाधन होते हैं उनके पास में। लेकिन एक निर्बल, निसहाय, असहाय व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, सामाजिक रूप से सक्षम नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की पूछ नहीं होती। तो क्या ऐसे व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने का भार न्यायालयों के ऊपर या राज्य के ऊपर नहीं है? उसका जवाब है लोकहितवाद कि नहीं है, और इसीलिए इस लोकहितवाद का विकास किया गया। एक वर्ड है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब ही होता है कि आपके द्वारा आपको आवेदन करने का अधिकार है। लोकस स्टैंडी का मतलब याचिका दायर करने का, न्यायालय के समक्ष या किसी अथॉरिटी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। अब लेकिन ये अधिकार होने भर से थोड़ी है, इस अधिकार का प्रयोग करने की आप में शक्ति है कि नहीं है, आपकी वैसी परिस्थितियां है कि नहीं है, ये भी मायने रखता है। तो लोकस स्टैंडी का इसी लोकहितवाद में एक्सटेंशन किया गया है कि भाई आप चलिए, आप सक्षम नहीं है, आप अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, आप न्यायालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या आपकी ओर से कोई संगठन, कोई समूह या कोई व्यक्ति क्या न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है? उसका उसे कोई अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या वो आपके तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ योरसेल्फ कैन ही स्टैंड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट? कैन ही नॉक द डोर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट? जवाब है यस, ही कैन। जब इस प्रकार का अधिकार हम किसी समूह को, किसी समाज को, किसी वर्ग को या किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को देते हैं कि भाई वो जनहित में मामले को उठाए, जिस मामले को उठाने के लिए पीड़ित लोग सक्षम नहीं है, वो नहीं उठा पा रहे हैं उसको, तो उनकी ओर से जब इस प्रकार की बातें अदालत में रिट के माध्यम से उठाई जाती है, उसे ही हम लोकहितवाद कहते हैं, जनहितवाद कहते हैं। अब आपने देखा कि इस प्रकार के जो वाद हैं, इस प्रकार के वाद का सीधा संबंध जनहित से होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ मामले में आपका थोड़ा बहुत व्यक्तिगत हित भी उसमें इन्वॉल्व हो। भाई आप भी तो, जब हम जन कहते हैं तो जन की परिभाषा में सभी लोग सम्मिलित होते हैं, तो हो सकता है उसमें आपका भी व्यक्तिगत हित हो, लेकिन नहीं, आपके हित के अलावा एक बड़े वर्ग का हित उसमें जुड़ा होना चाहिए, समाज का हित होना चाहिए, एक वर्ग का हित होना चाहिए, है ना, तब जाकर के वो जनहितवाद की श्रेणी में आएगा। आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, कुछ राजनीतिक वाहवाही लूटने के लिए या किसी प्रकार से अपने आप को हाईलाइट करने के लिए या व्यक्तिगत रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए आप जनहितवाद का सहारा नहीं ले सकते। अब जनहितवाद का इसी प्रकार से दुरुपयोग भी हुआ है, इसलिए न्याय अदालतों ने इसकी स्थिति को थोड़ा सा सीमित कर दिया कि भाई बंधुआ मजदूर हैं, कैदियों को दी जाने वाली जो यातना है वो है, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचार हैं, बच्चों के विरुद्ध होने वाला अत्याचार और शोषण है ना, उसके अलावा पर्यावरण से संबंधित मामले हैं। इस मामले के अतिरिक्त अब आप कोई बोलेगा मुझको नौकरी नहीं मिल रहा है, उसके लिए रिट लगाया, तो जनहित आपकी बात की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से अब इसके दुरुपयोग को थोड़ी सी रोकने की कोशिश अदालतों के द्वारा की जा रही है। अब प्रश्न उठता है कि जनहित के जो मामले हैं, उन मामलों में उसकी विशेषता क्या है? तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें हम जिस वर्ग के या जिस तबके के की समस्या को न्यायालय के सामने लाते हैं, वो तबका समाज का ऐसा वर्ग का होना चाहिए, ऐसा निर्बल, निसहाय, असहाय वर्ग का होना चाहिए जो अपनी बात को न्यायालय तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, उसके मानव होने के कारण जो उसको अधिकार प्राप्त है उसका उल्लंघन हो रहा हो, या उसको अन्य किसी कानून के द्वारा जो अधिकार दिए गए उसका उल्लंघन हो रहा हो, और वो अपनी बात को न्यायालय तक पहुंचाने में, अपने अधिकारों के उल्लंघन को रोकने में, या उससे जो उसको विपरीत जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है
उसको रोकने में और उसके लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे लोगों के, ऐसे वर्ग, ऐसे समूह के लोगों की तरफ से कोई एक व्यक्ति जो सामाजिक रुचि, सामाजिक सरोकार रखता है, जैसे पत्रकार हैं, वकील हैं, है ना, और इसमें जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं, एक आम आदमी भी हो सकता है जो जिसमें अवेयरनेस है, जो सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, ऐसे व्यक्ति को हम ये अधिकार देते हैं जनहितवाद के माध्यम से कि वो संविधान के अनुच्छेद 32 और संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है और ऐसे वर्ग को राहत प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकता है। ठीक है, लेकिन न्यायालयों ने समय समय पर इसमें बड़ी बातें कही है। जैसे एक मामला आप देखेंगे, उत्तराखंड राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफल का मामला है। इस मामले में साफ साफ कहा गया कि ये जनहितवाद का संबंध सीधे सीधे समाज के निर्बल वर्ग से होना चाहिए, असहाय अक्षम वर्ग से होना चाहिए, लेकिन वहां पर आपको उनकी निर्बलता, आर्थिक असक्षमता, इसको इस्टेब्लिश करने से पहले आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जो मामला आप लेकर के न्यायालय के सामने आ रहे हैं उसमें जनहित का जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है, आम जनता का हित उसमें जुड़ा हुआ है, उसमें कोई व्यक्तिगत हित या कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। यही बात अशोक पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में भी कहा गया और साफ साफ कहा गया कि इसमें ये देखना पड़ेगा कि जनहित के नाम पर इस प्रकार की याचिकाओं का दुरुपयोग ना हो। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम सरकार के मामले में भी यही बात कहेगी। एक और मामला आपकी जानकारी में ला दूं मैं, वो है दत्ता राज नाथू बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला। इस मामले में कहा गया कि जनहित याचिकाओं में सबसे बड़ी संभावना होती है इस बात की कि ऐसी याचिकाओं का दुरुपयोग होता है। जनहित के नाम से आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए जब इस प्रकार की याचिकाओं का इस्तेमाल करते हैं तो कुल मिलाकर के स्थिति यह बनती है कि वो आपके व्यक्तिगत हित से जुड़ जाता है, उसमें जनहित जो है किनारे हो जाता है। न्यायालयों ने कहा है कि इन सब मामलों में न्यायालयों ने कहा कि अशोक कुमार पांडे के मामले में और ये आपके रंजू गोपाल मुखर्जी बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में, तमाम मामलों में अदालतों ने यही कहा कि भाई हर हालत में जो आप इस वाद के माध्यम से जो आप याचिका लाएं उसमें सबसे पहले आपको यही इसी चीज को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि इसका ये मसला जो है पूरी तरह से जनहित से जुड़ा हुआ है, कहीं पर भी इसमें व्यक्तिगत हित जो है वो प्रमुखता से इन्वॉल्व नहीं है। थोड़ा बहुत व्यक्तिगत हित हो, मान लो आप भी उसी वर्ग के हैं, उसी कैटेगरी के हैं, तो आप उस जन की परिभाषा में आएंगे, आप इंडिविजुअल उससे अलग हो जाएंगे। लेकिन लगता है कि पूरी याचिका में जनहित का मुद्दा कम है, आपका मुद्दा ज्यादा है, तो फिर वो जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, अब इससे कुछ मामले सुनिए जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोगों ने जनहित के याचिका के माध्यम से इन चीजों पर प्रश्न उठाया और उपचार प्राप्त किया। प्रफुल्ल कुमार सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का मामला। इस मामले में अंधी लड़कियों को जो अनाथालय में, जो आश्रम में, महिला आश्रम में जो रखा गया था, उसमें अंधी लड़कियों के साथ जो यौन शोषण किया गया, उनको जो शारीरिक प्रताड़ना दी गई, इसको प्रफुल्ल कुमार सिन्हा ने अपने एक जनहित याचिका के माध्यम से उठाया। सरकार को आदेश जारी किया गया कोर्ट द्वारा कि उन महिलाओं के पुनर्वास के लिए, उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो तत्काल उपाय करें। एक मामला आपके जानकारी में बार बार आता होगा, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। MC मेहता जो है एक जागरूक व्यक्ति हैं और पर्यावरण के लिए उनकी जागरूकता पूरे देश में प्रसिद्ध है। उन्होंने कई सारे इस प्रकार की जनहित याचिकाएं भारत सरकार के खिलाफ उन्होंने दायर की और न्यायालय का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया किस प्रकार से पर्यावरण में असंतुलन और प्रदूषण होने के कारण आम लोगों के हितों को, आम जनता के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। उन्होंने एक रिट याचिका के माध्यम से गंगा नदी में होने वाले जो प्रदूषण है, जिसमें कानपुर की जितनी औद्योगिक इकाइयां हैं, उनसे जो उनका वेस्ट जो है वो जो गंगा में फ्लोट किया जा रहा है, बहाया जा रहा है, उससे गंगा नदी के में जो प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है ना, उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया था। इसी एक और मामले में उन्होंने कहा था कि भारत का जो प्रत्येक नागरिक है उसको प्रदूषण मुक्त
वातावरण में जीने का जो अधिकार है वो एक प्रकार का फंडामेंटल राइट इसको माना जाए, न्यायालय ने उसको माना भी है ना। उसी प्रकार से उन्होंने श्री राम फूड फर्टिलाइजर्स कंपनी के द्वारा जो ओलियम गैस का जो बाहर में जो ओलियम गैस का ये हो रहा था, लीक हो रहा था, और ओलियम गैस के प्रभाव के कारण जो लोगों का जो स्वास्थ्य था वो खतरे में आ गया था, तो उस खतरे के प्रति भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि आम जनता के हितों पर इस प्रकार की इस कंपनी के द्वारा जो श्री राम फूड फर्टिलाइजर्स का जो कारखाना है उसमें जो ओलियम गैस का इस्तेमाल होता है, उस गैस का जो का जो फैलाव है जो बाहरी लोगों पर हो रहा है, उससे उनके स्वास्थ्य पर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उससे संबंध में उस कंपनी को, उस फर्टिलाइजर कंपनी को आवश्यक निर्देश दें ताकि उस सुरक्षा मानकों का पूरा पालन करें। तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के आपको ये मुकदमे मिलेंगे जिसका संबंध पूरी तरह से जनहित के मामलों से है। एक मामला मैं आपको और बताऊंगा, वीना सेठी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का, है ना। इस मामले में वीना सेठी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले को भी आप देखें तो भी जनहित का मामला उठाया गया। श्रीमती S राठी का मामला था, उनसे भी उन्होंने यही बात कही थी। जो वीना सेठी का जो मामला था उसमें पुलिस कस्टडी में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, जो शोषण हो रहा था, है ना, जिनको यातनाएं दी जा रही थी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया था, उसके प्रति न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया था, जनहित का मुद्दा माना गया। श्रीमती S राठी के द्वारा लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को की सुरक्षा के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, उनको आवास उपलब्ध कराने के लिए, उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करने के लिए याचिका लगाई थी, वो भी जनहित याचिका मानी गई। उसके अलावा आप देखेंगे तो एक मामला और भी था परमानंद कटारा का, जिससे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। परमानंद कटारा के मामले में कहा गया कि जनहित याचिका जो है उसको कोई एक अजनबी व्यक्ति भी लगा सकता है, बस उसका एक ही पैरामीटर है कि उसको जनहित के मामले से जुड़ा होना चाहिए। वहां पर याचिकाकर्ता कौन है, याचिकाकर्ता का उस जनहित के मामले से सीधा संबंध है कि नहीं है, वो उससे किस प्रकार से प्रभावित हुआ, उसकी जानकारी में वो मुद्दा किस प्रकार से आया, ये सारी बातें गौण हैं। यदि कोई अजनबी व्यक्ति भी है जिसका कोई उस जनहित मुद्दे के साथ कोई सीधा सरोकार नहीं है, तो भी वो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष याचिका के माध्यम से इस प्रकार के मुद्दों को उठा सकता है और रिलीफ पाने के लिए, उपचार पाने के लिए प्रयास कर सकता है। और आगे चलें तो आप देखेंगे कि एक कदरा पहाड़िया का केस, जिसमें एक प्रोफेसर ने एक मुद्दा उठाया था और कहा था कि बिहार के जेलों में बहुत सारे जो मुल्जिम हैं, कैदी हैं, वो बिना विचारण के लंबे समय से पड़े हुए हैं। न उनका ट्रायल शुरू हो रहा है, न उनको रिहाई मिल रही है, न उनका जमानत हो रहा है, न उनका कोई कन्विक्शन हो रहा है, उनका केस सुना ही नहीं जा रहा है, केस पेंडिंग है तो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ऐसे कैदियों को की रिहाई के लिए या ऐसे कैदियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए एक प्रोफेसर ने पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया था, उच्चतम न्यायालय का, और इस पर विचार करते हुए न्यायालय के द्वारा इस रिट याचिका के माध्यम से जनहित में आवश्यक निर्देश जारी किए गए। शीला बारसे का भी मामला वैसी है, उसमें भी उन्होंने 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे जेल में पड़े हुए थे, है ना, उन बच्चों के उद्धार के लिए, उन बच्चों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, इसको जानने समझने के लिए उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी। उसके जवाब में जवाब में एपेक्स कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि उस डिस्ट्रिक्ट के जितने सेशन जज हैं और भी जो एडिशनल सेशन जज हैं और जो CGM हैं, वो जा करके बच्चों के जो संरक्षण गृह हैं, बच्चों के जो जिनको आप बच्चों का संरक्षण गृह कहते हैं, जिसको आप जुनाइल होम कहते हैं, तो जुनाइल होम में जा करके देखें कि वहाँ पर 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी क्या स्थिति है और उनके साथ में जो कानूनी प्रक्रिया का पालन करके उनको रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। ये सारे मुद्दे जनहित में उठाए गए। अब एक आखिरी बात जो आपके साथ शेयर करनी है कि जनहित, मैंने पहले ही कहा था कि जनहितवाद में हमेशा इस बात की आशंका रहती है कि उसका दुरुपयोग न किया जाए, और खास करके वाहवाही लूटने के लिए, राजनीतिक कारणों से या अपने व्यक्तिगत हित को साधने के लिए अक्सर इसका उपयोग करने की शिकायत, जानकारी मिलती रहती है। अभी हाल में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, इसमें एक याचिकाकर्ता ने कहा कि केरल राज्य के एक मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में एक त्रिरूर करके स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर वंदे भारत
एक्सप्रेस को रोका जाना चाहिए और कहा कि ये जनहित का मामला है, इसे वंदे भारत एक्सप्रेस को वहाँ नहीं रोका जा रहा है, इसलिए जनहित के खिलाफ है। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, अभी हाल का है, दो तीन महीने पहले का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए, जनहित के याचिका के माध्यम से आप न्यायालय को, कार्यपालिका, विधायिका, ये जो अथॉरिटी हैं जो सिस्टम को चला रही हैं, उनके कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप करने के लिए आप नहीं कह सकते। ये रेलवे बोर्ड की अपनी पॉलिसी है कि वो वंदे भारत जैसी ट्रेन को या किसी पैसेंजर ट्रेन को स्टॉपेज देने के उसने नियम तय किए हुए हैं और उस नियम को तय करने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिस पर विचार करने के बाद रेलवे बोर्ड या उसका जोनल ऑफिसर या उसका जोनल हेडक्वार्टर ये तय करता है कि किस ट्रेन को, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, लोकल ट्रेन हो या वंदे भारत जैसा प्रीमियम ट्रेन हो, उसको किस स्टॉपेज पे कितने मिनट का स्टॉपेज दिया जाए या ना दिया जाए। अब ये तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है और उसके लिए जनहित याचिका दायर करना और जनहित के नाम से इस प्रकार के मुद्दे को उठाना जो है इसका दुरुपयोग है, साफ साफ कहा। अभी हाल में छत्तीसगढ़ में, अभी 8वें महीने की बात है, एक पेपर में समाचार पत्र में छपा, समाचार पत्र में, कि रेत खनन का जो अवैध रेत खनन हो रहा है, नदिया से अवैध रेत की खुदाई हो रही है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए, पानी भर गया है, उसमें 2 बहनें जो थी डूब के मर गई एक ही दिन। जो 2 लड़कियां जो सगी बहनें थी आपस में, वो दोनों डूब के मर गई। समाचार पत्रों ने इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया और कहा कि जो रेत खनन माफिया है वो नियमों की धज्जी उड़ा रहा है, अवैध रेत खनन कर रहा है। हाईकोर्ट ने उस समाचार पत्र में छपी हुई समाचार को संज्ञान में लिया, उसे ही जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया और आवश्यक निर्देश खनिज विभाग को जारी किए। ये जनहितवाद है। इस जनहितवाद का एक अपना महत्व है और इस महत्व को आप स्वीकार करेंगे एक अधिवक्ता होने के नाते, एक न्यायाधीश होने के नाते या एक कानून के विद्यार्थी होने के नाते, तो आपको पता चलेगा कि जनहित याचिका या जनहितवाद जो है वो आज के प्रगतिशील समाज के लिए बहुत आवश्यक है। बस इसे सही ढंग से इसका प्रयोग किया जाए। आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए धन्यवाद। अब अगली हमारी जो बैठक होगी, जो अगली मुलाकात होगी, उसमें फिर किसी एक अच्छे और रुचिकर विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।